प्रश्न एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है, जैसे कि ये। यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर, ये 1 मीटर और ये 1.2 मीटर, यही तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है। ये जो बीच की दूरी है वो 0.8 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पहली समांतर भुजा की लंबाई, जिसे हम ए कहेंगे, वो है 1 मीटर, यहाँ पे लिखेंगे। और दूसरी समांतर भुजा की लंबाई बी, यहाँ पर ये हमने माना है बी, ये ए माना है और ये बी माना है। ओके, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई, जिसे हमने बी माना है, वो है 1.2 मीटर तथा ऊंचाई, इसको एच कहते हैं, वो है 0.8 मीटर। ये रही। ओके, इसको ऊंचाई, दोनों भुजाओं के बीच का अंतर, जिसे ऊंचाई यानी कि एच कहेंगे, वो है 0.8 मीटर। अब मेज के ऊपरी पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये है सूत्र, ये समलंब का ही क्षेत्रफल है। ओके, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। 1/2 का 1/2, ए का मतलब है पहली समांतर भुजा की लंबाई, जिसे हमने ए माना है, तो यहाँ पर 1 मीटर है, 1 लिख देंगे, प्लस, तो यहाँ प्लस बी की जगह दूसरी समांतर भुजा की लंबाई, जिसे हमने बी माना है, वो है 1.2 मीटर, तो यहाँ 1.2 मीटर गुणा में है एच, एच का मतलब है ये ऊंचाई 0.8, तो यहाँ 0.8। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। 1 + 1.2 हो जाएगा 2.2। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 2 से 2.2 को कैंसिल किया तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बीच में है पॉइंट। अब 1.1 और 0.8 को करना है गुणा, ये रही गुणा। ओके, गुणा करने के बाद देखो, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, एक और एक 2 हो गए, तो यहाँ पर आंसर में भी 2 नंबर गिन के यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। ओके, तो आंसर आ गया 0.88 मीटर स्क्वायर। प्रश्न 2, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ओके, तो माना दूसरी समांतर भुजा की लंबाई है बी, पहली समांतर भुजा की लंबाई है ए, बराबर 10 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, और ऊंचाई यानी कि h बराबर है 4, ये भी हमें दिया हुआ है। अब समलंब का क्षेत्रफल का ये सूत्र है। ओके, समलंब का क्षेत्रफल हमें दिया है 34, यहाँ पर 1/2, पहली भुजा की लंबाई जो कि हमें दी है, एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है ना, जिसे हम ए कहेंगे, वो हमें 10 दी है। बी हमें फाइंड करना है, यानी कि दूसरी समांतर भुजा की लंबाई बी हमें फाइंड करना है, गुणा में एच, ऊंचाई है 4। अब करेंगे सिंप्लीफाई। ओके, तो यहाँ पे बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 34, 10 + बी और ये वाला 2। ओके, यहाँ से 1 हो गया, 1 हो गया, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इस 2 से इस पूरे ब्रैकेट को गुणा करेंगे। देखो 34 एज इट इज़, 2 से 10 को गुणा किया, 10 दूनी 20, 2 से बी को गुणा किया, 2 एकम 2 बी। अब 20 यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस का होगा, तो 34 - 20 बराबर 2b। 34 - 20
14 आएगा और ये 2b। अब 2 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर जाके भाग में जाएगा, यानी कि 14/2 हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 सत्ते, ये आ गया 7। ओके, 2 यहाँ गुणा में था, इधर जाके भाग में जाएगा इस तरह से। फिर 2 से 14 को कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, आंसर आएगा 7। बी का मान आ गया 7। अतः दूसरी समांतर भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। प्रश्न 3, एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC बराबर 48, CD बराबर 17 और AD बराबर 40 है, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समांतर भुजाओं AD तथा BC पर लंब है। देखो इस तरह की आकृति है, इसने कहा है भुजा AB, यानी कि ये AB भुजाओं AD तथा BC पर लंब है, यानी कि ये हाइट है, ऊंचाई। ओके, दिया है BC बराबर 48, CD बराबर 17, AD बराबर 40 और परिमाप 120 मीटर है ना। जो बाड़ की लंबाई है इसको हम परिमाप कहते हैं, यानी कि वो हमें 120 मीटर दिया है। समलंब खेत ABCD का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं मतलब AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ठीक है। तो ABCD का परिमाप, जो खेत है उसका परिमाप हमें दिया है 120, परिमाप की जगह 120। AB हमें नहीं पता, BC 48, CD 17, DA 40, इन तीनों को प्लस करके 105 आएगा। यहाँ पर प्लस होना चाहिए। ओके, अब ये प्लस 105 है, इधर जाएगा तो माइनस 105 होगा। देखो है ना, माइनस हो गया। 120 में से 105 माइनस करेंगे 15 मीटर आएगा, यानी कि AB आ गया 15। ओके, अब जो ये खेत है एक समलंब की आकृति जैसा बन चुका है। इसका मतलब अब हम यहाँ पर समलंब खेत का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, यानी कि समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, जो होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का जोड़। समांतर भुजाएं हैं BC और AD। ओके, तो BC प्लस AD गुणा में होता है H, यानी कि ऊंचाई, जो है AB। ओके, तो 1/2 BC है 48, AD है 40 गुणा में ऊंचाई, यानी कि AB है 15। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई, इन दोनों को प्लस करेंगे 88, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, ये हो गया 44 गुणा 15। 44 गुणा 15 करने पर 660 आता है, तो 660 मीटर स्क्वायर। अतः खेत ABCD का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है। प्रश्न 4, एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है। ओके, विकर्ण क्या होता है? देखो ये चतुर्भुज है, ये जो बीच की लाइन है AC, ये एक विकर्ण है। ओके, और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर, यानी कि ये वाला 8 मीटर, विकर्ण पर खींचा गया लंब 8 मीटर और 13 मीटर, ये भी इस विकर्ण पर खींचा गया लंब है, इसका साइज दिया है 13 मीटर। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ जो लंब है इसे हम ऊंचाई कहते हैं। ओके, ऊंचाई का मतलब है H। H1 है 13, ये वाला, H2 है 8, ये वाला, और AC यानी कि विकर्ण है 24। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल
होता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी, देखो ए बी सी ये एक त्रिभुज है, ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए डी सी, इस तरफ से ए डी सी, एक है ए बी सी त्रिभुज और एक है ए डी सी त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का हमें प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। ओके, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है 1/2 बी गुणा में H1। त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल है 1/2 बी गुणा में H2, क्योंकि ए बी सी में जो ऊंचाई है वो H1 है और ए डी सी में जो ऊंचाई या लंब है वो H2 है। तो यहाँ H1 यहाँ H2। ओके, अब इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल में 1/2 बी कॉमन है, यानी कि 1/2 बी इसमें भी है, 1/2 बी इसमें भी है, कॉमन है। इसको हम बाहर ले लेंगे। देखो 1/2 बी अंदर क्या रह गया? H1 प्लस H2। ओके, H1 प्लस H2। 1/2 बी को हमने कॉमन ले लिया। ओके, अब यहाँ पर 1/2 ये वाला। ओके, फिर है बी। बी का मतलब है जो ये विकर्ण है ए सी। ओके, इसको यहाँ पर बी कह रहे हैं। तो बी हो गया 24, फिर H1 है 13, H2 है 8। अब करेंगे सिंप्लीफाई। 1/2 यहाँ पर ये 24, 13 प्लस 8 होता है 21। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 2 से 24 को कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये ख़त्म हो गया, बच गया 12 गुणा 21, ये रहा। 12 को 21 से गुणा करेंगे 252 आएगा। चतुर्भुज आकार के खेत का क्षेत्रफल 252 मीटर स्क्वायर है। प्रश्न 5, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, हमें यहाँ पर दिया है D1 7.5। पहले विकर्ण को D1 कहा गया है और D2 बराबर है 12। दूसरे विकर्ण को D2 कहा गया है जिसका मान है 12 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा D1 गुणा में D2। ओके, तो यहाँ पर 1/2, D1 का मतलब है पहला विकर्ण जिसका मान है 7.5, फिर है D2 का मतलब है दूसरा विकर्ण जिसका मान है 12। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। ओके, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। 2 एकम 2, 2 छिक 12। अब यहाँ पर बच गया 7.5 गुणा में 6। 7.5 से 6 को गुणा करने पर आंसर आएगा 45। अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्रश्न 6, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्षलंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ओके, तो हम जानते हैं कि समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। ओके, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणा शीर्षलंब। आधार है यहाँ पर 6, ये रहा। ओके, और शीर्षलंब है 4 जो हमें दिया हुआ है। तो 6 गुणा 4, 6 चौक होता है 24। ओके, अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का दूसरा सूत्र होता है 1/2 D1 D2। D1 का मतलब है पहला विकर्ण, D2 का मतलब है दूसरा विकर्ण। ओके,
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के। इसको इसके बराबर रखना है। देखो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र ये है और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने ये फाइंड किया है। तो सूत्र के बराबर में जो हमने फाइंड किया है उसको रख देंगे। ये सूत्र है और ये हमने क्षेत्रफल फाइंड किया है। ओके, अब 1/2 यहाँ पर पहला विकर्ण हमें दिया है 8, तो D1 की जगह 8। D2 हमें फाइंड करना है, दूसरा विकर्ण हमें फाइंड करना है, इसलिए D2 बराबर में 24, ये वाला, ये 24 यहाँ पर। ओके, अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। 2 से 8 को कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये बच गया 4D2। 4D2 को यहाँ लिख देंगे। ओके, अब 4 यहाँ गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो ये वाला 24 यहाँ पर, ये वाला 4 भाग में चला गया। अब ये दोनों नंबर 4 की टेबल में आते हैं, इसलिए हम इनको कैंसिल कर सकते हैं 4 से। 4 एकम 4, 4 छिक 24। D2 यानी कि दूसरा विकर्ण आ गया 6। दूसरे विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। प्रश्न 7, किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 एवं 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर दिया है D1 यानी कि पहला विकर्ण 45 और D2 यानी कि दूसरा विकर्ण 30। एक टाइल का क्षेत्रफल, देखो टाइल यहाँ पर समचतुर्भुज के आकार की है, तो इसलिए एक टाइल का क्षेत्रफल मतलब कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र हम लगाएंगे। ओके, 1/2 D1 D2, 1/2 D1 यानी कि पहला विकर्ण है 45, D2 दूसरा विकर्ण है 30। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 2 से 30 को भाग करेंगे 15 आएगा। ओके, तो ये 45 गुणा 15, इन दोनों को गुणा करेंगे 675 आएगा। ये आ गया एक टाइल का क्षेत्रफल। ओके, यहाँ पर 3000 टाइल्स हैं, तो एक टाइल का क्षेत्रफल है ये, इसको 3000 से गुणा कर देंगे तो 3000 टाइलों का क्षेत्रफल निकल कर आएगा। ओके, तो 3000 टाइलों का क्षेत्रफल 675 से 3000 को गुणा कर देंगे। ओके, गुणा करने के लिए 675 को 3 से गुणा कर देंगे, ये रही गुणा। 675 को 3 से गुणा करेंगे 2025 आएगा, ये वाला। ओके, यहाँ पर 3 जीरो हैं, 3 जीरो यहाँ पर लगा दो, ये हो गई गुणा। अब देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, हमें इसका आंसर मीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है, तो इसको हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, इसलिए इस वैल्यू को हम 10,000 से भाग करेंगे। ओके, अब भाग करेंगे तो भाग करना बहुत ही आसान है, देखो कैसे। अब यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो हो गई कैंसिल, अभी एक बार ज़ीरो बाकी है, तो यहाँ पर राइट साइड से एक नंबर गिन के यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, आंसर आएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। अब 1 वर्ग मीटर फर्श को पॉलिश करने का व्यय यानी कि खर्च 4 रुपये है, तो 202.50 वर्ग मीटर फर्श को पॉलिश करने का व्यय 4 से इसको गुणा कर देंगे, 4 से इस वैल्यू को गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 810 रुपये। अतः फर्श को पॉलिश करने का कुल व्यय यानी कि खर्च 810 रुपये होगा। प्रश्न 8,
मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है। देखो, नदी के साथ वाली भुजा, ये नदी है और ये इसके साथ वाली भुजा है। सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है। ये सड़क है और ये सड़क के साथ वाली भुजा है। ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। ओके, अब और लंबाई में दुगनी है, यानी कि ये जो है इससे दुगनी है, मतलब कि डबल है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है और दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत 100 मीटर की दूरी है, ये जो है दूरी दोनों भुजाओं के बीच 100 मीटर है, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें इस भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। ओके, अब आंसर में दिया है लंबवत दूरी यानी कि h, इसको हम h कहते हैं, 100 मीटर है। समलंब के आकार के खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है। माना सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई, ये जो सड़क के साथ वाली भुजा है इसकी लंबाई को x मीटर माना है। अतः नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई 2x, ये 2x, क्योंकि इसने कहा है कि जो नदी के साथ वाली भुजा है सड़क के साथ वाली भुजा की दुगनी है, तो ये x हो गया, ये 2x हो गया। ओके, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई 2x मीटर। अब समलंब खेत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2। a प्लस b का मतलब है दो समांतर भुजाओं का योग गुणा में h। ओके, तो समलंब खेत का क्षेत्रफल हमें दिया है ये 1/2, यहाँ पर दोनों भुजाओं का योग, पहली भुजा है x, दूसरी भुजा है 2x, गुणा में h है 100। यहाँ पर हमने सूत्र में वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये 10,500 यहाँ पर x प्लस 2x हो गया 3x। ओके, इन दोनों को प्लस किया 3x। अब 2 है नीचे, मतलब कि यहाँ पर गुणा का निशान है, तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। 2 से 100 को भाग करेंगे तो 50 आएगा। ओके, इसलिए यहाँ पर 50। अब यहाँ पर जो 50 है ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर 3x बच जाएगा। ठीक है, तो ये जो 50 है इसको हमने यहाँ शिफ्ट किया तो ये भाग में चला गया। अब इसको हम करेंगे कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये बच गया ये वाला 3x यहाँ पर, 1050 यहाँ पर, और ये बच गया 5। अब 3x यहाँ पर, 5 से 1050 को भाग करेंगे, 5 एकम 5, और यहाँ पे 5 से 1050 को भाग करने पर 210 आएगा। अब 3 यहाँ गुणा में है, इधर जाके भाग में जाएगा, 3 से 210 को भाग करेंगे 70 आएगा। x का मान आ गया 70। अतः नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई को हमने 2x माना था, x की जगह 70, 7 दूनी 14 यानी कि 140 मीटर आ गया आंसर। प्रश्न 9, एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अष्टभुज का मतलब है जिसकी 8 भुजाएं हो। ओके, अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया है अष्टभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर है। देखो, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, सभी 5 मीटर होंगी। ठीक है, रचना अष्टभुज को 3 भागों में विभाजित किया। देखो, ये हमने रचना की, ये डॉट डॉट जो दिख रहा है ये हमने रचना की है ताकि हम सम को इजीली सॉल्व कर सकें। 3 भागों में विभाजित कर लिया। ओके, 2 समलंब जिसकी समांतर भुजाएं क्रमशः 11 मीटर, देखो ये 11 मीटर और 5 मीटर है, ये 5 मीटर, ये वाली भुजा 11 मीटर, ये वाली भुजा 5 मीटर,
तथा लंबवत दूरी 4 मीटर है। लंबवत दूरी का मतलब ये, ओके, लंब 4 मीटर। और एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई, एक आयत है ये, ठीक है, इसको आयत कहते हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 11 मीटर, यानी कि ये 11 मीटर और 5 मीटर है। अब इसलिए दो समलंब का क्षेत्रफल, देखो यहाँ पर दो समलंब हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, इन दोनों समलंब का क्षेत्रफल, तो दो समलंब का क्षेत्रफल है इसलिए यहाँ पर 2, और ये समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र है जो कि हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ दो समलंब 1 और 2, इसलिए यहाँ पर 2 लगा दिया। ओके, अब वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ पर ये 2, ये 1/2, a + b का मतलब दो समांतर भुजाओं का योग। तो पहली भुजा है ये 11 और दूसरी है 5, है ना। तो 11 + 5 गुणा में h का मतलब लंब, तो वो है 4, तो यहाँ पर 4। ओके, अब सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, 2 से 2 कैंसिल, ये ख़त्म हो गया। बचा क्या, 11 + 5 होता है 16 और ये वाला 4। 16 को 4 से गुणा करेंगे 64 आएगा। ओके, अब आयत का क्षेत्रफल, यानी कि जो ये आयत है बीच में, इसका क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 11 ये वाली, चौड़ाई है 5, तो 11 गुणा 5 हो गया 55। ओके, ये आ गया आयत का क्षेत्रफल। इस प्रकार अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो ये दो समलंब का क्षेत्रफल है 64, उसमें आयत के क्षेत्रफल को प्लस कर देंगे। ओके, ये दो समलंब और ये एक आयत, 64 + 55 119 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। प्रश्न 10, एक पंचभुज आकार का बगीचा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। पंचभुज का मतलब होता है जिसकी 5 भुजाएं हों, 1 2 3 4 5। ओके, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे 2 विभिन्न तरीकों से विभाजित किया। ये ज्योति का आरेख, ये कविता का आरेख, ठीक है। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हैं? तो सबसे पहले ज्योति के आरेख की बात करते हैं। ज्योति ने दी गई पंचभुज को 2 समान समलंब चतुर्भुज में बांटा है। देखो, ये एक और ये दूसरा। ओके, पंचभुज आकार के बगीचे का क्षेत्रफल, अब क्योंकि 2 समान समलंब चतुर्भुज में बांटा है, तो हम यहाँ पर 2 समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 2 गुणा में समलंब के क्षेत्रफल का लगाएंगे सूत्र, जो होता है 1/2 गुणा में 2 समांतर भुजाओं का योग। तो 2 समांतर भुजाएं देखो कौन सी है, ये 15 और ये 30। ओके, 15 ये वाली और ये 30, तो 15 + 30 गुणा में 15/2 है h का मतलब देखो ये h है, ठीक है। ये पूरी 15 है, लेकिन इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटा है, इसलिए 15/2 हो जाएगा h। ओके, तो 15/2 h की जगह। अब करेंगे सिंप्लीफाई। 2 से 2 हो गया कैंसिल, 15 + 30 होता है 45 और ये 15/2। ओके, अब 45 गुणा 15 होता है 675। 2 से 675 को भाग करेंगे 337.5 आंसर आएगा। ओके, अब कविता के आरेख के लिए कविता ने दी गई पंचभुज आकार को एक वर्ग तथा एक त्रिभुज में बांटा है। देखो, ये त्रिभुज है और ये वर्ग है। वर्गाकार का क्षेत्रफल आपको पता ही होगा, होता है भुजा का वर्ग। ओके, तो वर्ग की जो भुजाएं हैं वो ये हैं 15 15 15। तो भुजा का वर्ग का मतलब हो गया 15 गुणा 15। 15 को 15 से गुणा करेंगे 225 आएगा।
ये आ गया वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि इस वाली आकृति का क्षेत्रफल। तथा त्रिभुजाकार का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार यहाँ पर इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, आधार है यहाँ पर 15 और ऊंचाई भी है 15। ओके, 15, ठीक है। 15 गुणा 15 225, ये वाला 2 यहाँ पर 2 से 225 को भाग करेंगे तो आंसर आएगा 112.5। पंचभुज आकार के बगीचे का क्षेत्रफल हो जाएगा, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को प्लस कर देंगे, क्योंकि ये वर्ग का क्षेत्रफल है इस वाले वर्ग का, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है इस वाले त्रिभुज का। 225 प्लस 112.5, इन दोनों को प्लस करने पर 337.5 आंसर आएगा। अब हम पंचभुज आकार को 3 समान आकार की त्रिभुज में बांटकर हल कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि क्या कोई और विधि है जिससे हम इस आकृति का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हाँ, एक और विधि है जिससे हम इस आकृति का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पंचभुज आकार के बगीचे का क्षेत्रफल, इस आकृति को हमने 3 त्रिभुज में बांट दिया है, एक ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। ओके, इसलिए 3 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। सभी में आधार और लंब बराबर हैं। यहाँ पर 3, 1/2 आधार, देखो इस वाले में आधार है 15, तो यहाँ 15 और लंब है ये। ओके, लंब भी है 15, ठीक है। सभी में आधार और लंब बराबर हैं। अब करेंगे सिंप्लीफाई। यहाँ पर ये 2, 15 तिया 45 होता है, 3 को 15 से गुणा करेंगे, 15 तिया 45, 45 को 15 से गुणा करेंगे 675 आएगा। 2 से 675 को भाग करने पर 337.5 आंसर आएगा। तीनों ही तरीके से सॉल्व करने पर आंसर सेम आ रहा है। प्रश्न 11, संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी एवं अंतः विमाएँ क्रमशः 24 गुणा 28 एवं 16 गुणा 20 हैं। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, ये जो खंड मतलब कि टुकड़े हैं, इनका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ आकृति 1 और 2 की विमाएँ समान हैं। ये है आकृति 1, ये है 2, इन दोनों की भुजाएं समान हैं। विमाएं का मतलब है भुजाएं। ओके, तथा आकृति 3 और 4, ये 3 और ये 4 की विमाएं समान हैं। अब हम सबसे पहले आकृति 1 का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे। आकृति 1 का क्षेत्रफल, ये जो आकृति 1 है ये समलंब की आकृति है, इसलिए समलंब का क्षेत्रफल का यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, जो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा में h। ओके, 1/2 समांतर भुजाएं, तो देखो a है 28, ये a 28 है और b है 20, ये पहली भुजा ये दूसरी भुजा। ओके, तो 28 + 20 और h। अब यहाँ पर है h जो हमें फाइंड करना होगा। h फाइंड करने के लिए, यानी कि इन दोनों के बीच की लंब दूरी जिसे हम h कहते हैं, 28 - 20 अपॉन में 2 करेंगे। देखो 28 - 20 अपॉन में 2, 28 - 20 होता है 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो इन दोनों के बीच की लंब दूरी यानी कि h का मान आ गया 4। अब करेंगे सिंप्लीफाई। ओके, 28 + 20 होता है 48, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 48 को 2 से गुणा करेंगे 96 आंसर आएगा। अब क्योंकि इस आकृति में सामने सामने की शेप बिल्कुल बराबर है, तो जो आकृति 1 का आंसर आया है
वही आकृति 2 का भी आंसर होगा। इसलिए आकृति 2 का क्षेत्रफल भी 96 सेंटीमीटर है तथा आकृति 3 का क्षेत्रफल, ये है आकृति 3, ये भी एक समलंब भी है। ओके, समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा में h। ओके, तो 1/2 समांतर भुजाओं में यहाँ पर ये है 24, तो 24 और इसके सामने वाली भुजा है 16, तो यहाँ पर 16 गुणा में है h। h का मान हमने पीछे फाइंड किया था जो आया था 4। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। 24 + 16 होता है 40, ये 1/2 और ये गुणा 4। क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 40 को 2 से गुणा करने पर 80 आंसर आएगा। ओके, ये आंसर आया है आकृति 3 का। ये आकृति 3 है, इसके सामने है आकृति 4। ये दोनों आकृतियाँ एक दूसरे के बराबर हैं। यदि आकृति 3 का आंसर 80 है तो आकृति 4 का आंसर भी 80 ही होगा। दिस इज द आंसर।